शबनम के इस विमोचन के अवसर पर स्वागत चेयरमैन चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी श्री पुनः हमारी सभ्यता और संस्कृति की एक झलक, बड़प्पन का एक खूबसूरत उदाहरण मंच पे। आपकी तवज्जो चाहूंगी। किताब दिल का आईना होती है, खामोश अब ना पूछे जा सके सवालों का समझा गया वो जवाब होती है जो जिंदगी के सफर को रवानी देती है। किताब पढ़ने वालों को कहानी और लिखने वालों की कलम को फिर से स्याही से भर देती है। आबाद रहे लिखने वाले और उनको मयस्सर रहे पढ़कर समझने वाले। और अवसर पर आइए बात करते हैं कवित्री के शब्दों में। सांस तलक चलते जाना ही मायनेदार है, खुद ही सवारेंगे जो अपना किरदार है। जज्बाती नुक्ताची फिर कभी, फिलहाल हकीकतें सवारने की लगन है। क्या नहीं मुमकिन गर जिंदा ज़मीर में सच की चुभन है। लाओ और इम्तिहान लाओ जिंदगी, तुम्हें अपने सबक पर गुरूर और हमें अपने हौसलों पर। उनके इन्हीं हौसलों में जाहिर है उनका सफ़र, फिर चाहे वो जिंदगी में ऊंचे मकाम पर पहुंचना हो या फिर साहित्य की यात्रा पर। मेरा राब्ता सुमिता जी से है। वो कहती हैं कि वक्त की बात है, ज़रा सा ठहर जाओ, बहुत कुछ है। सुमिता जी के ही शब्दों से यहाँ विराम लेते हुए आग्रह इस पुस्तक के पब्लिशर श्री अफान यस्वी जी से कि कृपया वे मंच में आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करें। मैं पुनः गुजारिश करती हूँ यस्वी जी से कि वे निदेशक हरियाणा साहित्य अकेडमी श्री चंद्र त्रिखा जी का भी अभिवादन करें। पुनः उनसे गुजारिश अध्यक्ष चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी श्री माधव कौशिक जी को भी वे सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस सफर के जिस पड़ाव पर आज हम सभी साझा हुए हैं, उस पड़ाव पर खुशकिस्मती कि विचारों की गहनता और शब्दों के मायनों की खूबसूरत सोच रखने वाले, कला व संस्कृति के प्रति सम्मान व रुझान रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जो आज हमारे खास मेहमान भी हैं, उनसे मैं सादर आग्रह करती हूं कि वे सुमिता जी की इस पुस्तक का विमोचन अपने शुभ हाथों से करें। मंचासीन आदरणीय श्री चंद्र त्रिखा जी एवं माधव कौशिक जी से भी मेरा आग्रह, साथ ही गुजारिश सुमिता जी के हमसफर हमराही उनके जीवन साथी श्री परमजीत सिंह जी से भी कि कृपया। पब्लिशर श्री यशवी जी से भी मेरी गुजारिश कि वे भी मंच में आए। प्लीज। एक यादगार लम्हा मेहनत और इंतजार के मुकम्मल होने का। खूबसूरत कवर पेज के साथ लम्हों की शबनम आपकी रूह तक एक ठंडक का एहसास जरूर लाएगी, ऐसी हमें आकांक्षा है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी को हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर सुमिता मिश्रा। सुमिता का शाब्दिक अर्थ है सुंदर, दोस्त, आत्मीय। अपने नाम को चरितार्थ करने वाली डॉक्टर सुमिता मिश्रा अपने नाम के अभिप्राय के रूप में शायद बहुत कम देखी गई हूं, लेकिन उनके करीबी उनकी इन तीनों खूबियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेखन के लिए वे बचपन से प्रेरित रहीं। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उनकी गहरी सोच और शब्दों के सुंदर चयन का सामर्थ्य उनकी अब तक आई 4 किताबों में देखा और महसूस किया जा चुका है। किताब से उनकी रूहानी वाकफियत है। वो कहते हैं कि तुम एक किताब हो जिसका हर पन्ना मुझे याद करना है, हर लफ्ज का नूर याद करना है, तुमसे वाबस्ता हर किस्सा दोहराना है। एक नज्म जिसे शौकिया याद कर तन्हाई में खुद से ही गुनगुनाना है, फिर किसी नज्म को सीने से लगाकर उस स्याही और हमें यूं ही किसी शाम बस घुल जाना है। कहीं वो मोम है तो कहीं वो इतनी सख्त की आंधियों में भी डट जाने का हौसला रखती हैं।
मेरे तिनकों के आशियाने ने हिम्मत बढ़ा दी इस कदर कि अब जीने के लिए मुझे बेखौफ आंधियां चाहिए। नज़दीकियों को फासलों से और फासलों को नज़दीकियों से निभाने का हुनर भी रखती हैं वे। वो कहती हैं कि इश्क में दूरियां नागवार, मगर नज़दीकियों के उफान में भी थोड़ा फासला ज़रूरी है। बेकरारी की तेज लौ राख ही करेगी, आशिकी में आँच को धीमा रखना चाहिए। अब तो सीख लो चिलमन में मन के इरादों को निहार रखना। मकाम पे पहुंचा कोई भी शख्स जिंदगी की धूप छांव से वंचित नहीं रहता, लेकिन वो हैरान भी होती हैं बदलते वक्त को देखकर और कह उठती हैं कि जुनून की एक उम्र तय होनी चाहिए, सब्र और कोशिश की एक हद तय होनी चाहिए। मुश्किलों में मायने मिलते हैं अपने और हकीकत दोनों के। किनारों पे खेलने को हम मुलाकात जिंदगी नहीं मानते। उच्च प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सुशोभित आप जब भी भीतर की कवित्री से मिलती हैं, आपका संवाद शब्दों में उतरता चला जाता है। जो नज्म एकाद गमगीन लिख दूं, जमाना इसे मेरी दास्ताएं मायूसी न समझे। जी जान हर फर्ज को अदा कर खुश हूं, परवाह नहीं गर उसमें भी कोई कहीं कुछ कमी समझे। सुमिता जी के जीवन और साहित्य की यात्रा दोनों में आज वो एक सफल मकाम पर हैं, लेकिन फिर भी अपने अनुभव और हौसलों को साथ ले वो इस यात्रा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। उनकी सोच का ये पहलू उन्हें ताकत देता है, जो होता है सो भले के लिए। अनहोनी के सैलाब में यही खुद को समझाना काम आया। मुसलसल मायने तराशने हैं, तभी दिन ढलते इत्मीनान होगा, आखिर इरादों का मुकाम आया। और इस मुकाम पर आज हम सभी सम्मिलित रूप से साक्षी हैं उनकी सोच और सकारात्मकता, प्रयास और उपलब्धि के इस जश्न में। कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि ये बात नारी मन की है, जो ना तो गिना जा सकता है ना नापा जा सकता है, जो अनंत है, जो अथाह है, जहां अभिव्यक्ति, भाव, पीड़ा, प्रेम, संवेदनाएं और विचार सब साथ साथ चलते हैं। लेकिन समय सीमित है और मैं अपनी बात को यहीं रोकते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जिनका दावा था मेरी खामोशी से भी बातें कर जाते हैं, देखते हैं कब मेरे लफ्जों के नए सन्नाटे सुन पाते हैं। ये कहना है कवित्री का, ये सवाल भी है सुमिता जी का और एक इम्तिहान भी शब्दों में पिरो के। कुछ और भी है जो आज एक वरिष्ठ अधिकारी, एक माँ, एक बेटी, एक औरत और एक सशक्त बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में आज इस मंच से अपने इस अनूठे, साहसिक, गहरे और सकारात्मक विचारों को अपनी वाणी और अपनी पुस्तक के पन्नों से सीधा आप तक पहुंचाना चाहेंगी। मैं दावत देती हूँ लम्हों की शबनम की रचयिता कवित्री डॉक्टर समिता मिश्र जी को कि वे आएं और अपनी बात हमारे समक्ष रखें। सेक्रेटरी टू सीएम श्री ढेसी जी, मंच पे विराजमान डॉक्टर चंद्रत्रिखा जी, श्री माधव कौशिक जी, यहाँ पे उपस्थित मेरे कई वरिष्ठ अधिकारीगण, साथीगण, मेरे प्रिय मित्र कई जो हैं चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, और प्रेस के बंधुगण हैं और अन्य विशिष्ट अतिथिगण हैं, आप सभी का मैं आज तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और यहाँ आकर मेरी पुस्तक का विमोचन किया, मेरी हौसला अफजाई की। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है आज आप सबका यहाँ स्वागत करने में, अभिनंदन करने में, और जो मेरे बहुत ही इस जाने माने साहित्यकार हैं त्रिखा जी और माधव कौशिक जी, कि वो भी आज आए और मुझे उनका भी आज आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये वैसे पुनीता जी ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी है। खैर, ये मेरी 5वीं किताब है और मैं सबसे पहले, क्योंकि आप लोग सबसे प्रशासनिक तौर पे या सामाजिक तौर पे मिलना होता है, तो मैं सबसे पहले तो सीएम साहब से अनुमति चाहूँगी कि ये अदबी महफिल है, तो आज मैं भी ये अनुमति चाहूँगी कि
एक स्वच्छंद रूप से अपने मन के भाव, भावनाओं की और ख़्यालों की बात करूं और उसको आप सबके सामने शेयर करूं एक तरह से। अ, जी सर। यस सर, एग्ज़ैक्टली इसीलिए अनुमति चाह रहे थे। ये मेरी 5वीं किताब है और ये पहली बार है कि मंच पे मेरे साथ मेरी माँ नहीं है। और उस कमी को शायद अपने को आश्वस्त करने के लिए आज इनफैक्ट जो मैं ये साड़ी भी पहनी हूँ ये भी उन्हीं की है। सो एक तरह से एक भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने की कोशिश है। पर साथ ही आप लोग सबको देखकर यहाँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, परिवार के लोग हैं और आप लोग सबका स्नेह पाकर मेरी सोशल मीडिया फैमिली का स्नेह पाकर मुझे ये विश्वास तो है कि मेरे माता-पिता का पूर्ण आशीर्वाद मेरे साथ है। हर किताब की अपनी एक कहानी होती है और लम्हों की शबनम की दास्तां कुछ मुश्किलात वाली रही। हुआ यूँ कि मसरूफ़ियत बढ़ती गई, मसरूफ़ियत बढ़ती गई, मोहब्बत मुलतवी हुई, खाना-ए दिल का इस तरह अंजाम आया। तो वाक़ई में लगा कि मोहब्बत ही नहीं कल्पना और शायर के कलम का कलम भी मुलतवी हो गया। पर बयान ज़ीस्त भी मजबूरी है। शायद ज़हन के लिए ज़हन में ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो देर रात में या कार में या टूर पे कहीं आते-जाते अपने फ़ोन पे ही जब भी कुछ मैं लिख पाई, वो लिखा और ज़िंदगी में तरह-तरह के एहसासात कभी कोई चीज़ हमें छू जाती है, कभी चुभ जाती है, कभी चुनौती बन के सामने खड़ी होती है, कभी झकझोर देती है। ये सारे पल ज़िंदगी में ओस की तरह बिखरे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती थी कि जब मुझे मौका मिले मैं इनको सँजो लूँ, पिरो लूँ, कहीं समेट लूँ और अपने अल्फ़ाज़ों में खुद के लिए उनके मायने ढूँढूँ, खुद के लिए उनके मायने समझूँ, एक बेहतर जीने के लिए एक नया उल्लास अपने अंदर सृजित करने के लिए क्योंकि सभी के जीवन में चुनौती और कठिनाइयाँ होती हैं, बट मैं समझती हूँ प्रशासनिक जीवन में हम रोज़ ऐसी चुनौतियाँ देखते हैं। कई बार अन्याय भी देखते हैं जो आपकी आत्मा को हिला देती हैं और उस संवेदनशीलता को एक सकारात्मक रूप देने का प्रयास रहा मेरा अपने लिए इन कविताओं के माध्यम से। पर माँ सरस्वती की कृपा है, थोड़ा वक़्त लगा। मेरी पिछली किताब 2017 में प्रकाशित हुई थी, तो लग गए 5 साल। पर माँ सरस्वती की कृपा है कि ये किताब मैं आज आपके सामने पेश कर पा रही हूँ और थोड़ा-सा क्रेडिट मैं इसका अपने पब्लिशर को भी दूँगी, उनकी पेशेंस और पर्सिस्टेंस के लिए क्योंकि अक्सर मैं हफ्तों तक उनकी ईमेल का भी जवाब नहीं दे पाती थी। पर खैर बुक आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विमोचन हुआ है, तो मुझे आशा है कि इस किताब का भविष्य उज्ज्वल ही रहेगा। इस लम्हों की शबनम में 75 रचनाएँ हैं और ये अंक मैंने इसलिए चुना कि भारत की आज़ादी के 75वें अमृतोत्सव में ये भारत के लिए मेरे नमन के रूप में मैंने 75 कविताएँ रखी हैं। और एक कविता है इस कलेक्शन में जिसका नाम है एक दुआ। तो अपने देश और अपने लोगों और अपनी जो हमारी एक अनुपम संस्कृति और इतिहास है उसके लिए बस मैं ये चंद लाइनें अर्ज़ करना चाहूँगी। अजीब लोग हैं हम, अजीब लोग हैं हम बार-बार उठने की आदत, अजीब लोग हैं हम बार-बार उठने की आदत, मुस्तकबिल में भी हमारी यही बुनियाद रहे। जिंदा दिली हमारी फितरत है, जिंदा दिली हमारी फितरत है, देखो ना कैसी कैसी मुश्किलों में मिलजुल कर आबाद रहे। और जो दुआ है, इस चमन में गरीब मजलूम को मिले हिस्सा, इस चमन में गरीब मजलूम को मिले हिस्सा, नए रंग में ये सारा गुलिस्तां आबाद रहे। मुझे
मेरी विनम्र आशा है कि आप लोग इस किताब को पसंद करें और आपका जो भी फीडबैक हो, चाहे नेगेटिव भी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और आज क्योंकि मौका भी है, दस्तूर दुनिया भी है, तो मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगी अपने पति श्री परमजीत सिंह का, उनकी सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए एज़ ऑलवेज़। और सीएम साहब पूछ रहे थे कि इसमें आपका कोई योगदान है तो इस किताब में, तो मुझे लगता है कि पार्टनर का योगदान कभी प्रेरणा के रूप में हो सकता है, लड़ाई की प्रेरणा ही हो, पर पर कभी प्रेरणा के रूप में और कभी एक तरह से मॉरल सपोर्ट के रूप में, जब आपको डाउट होता है कि क्या लिख रहे हैं, वो जस्ट सेइंग कि हाँ, लिखते रहो, लगे रहो। सो उसके लिए एंड ऑल्सो धन्यवाद मेरी प्यारी बेटियां जो आज काम की वजह से यहाँ नहीं हो पाई हैं, ऋषि एंड गुरमेहर, उनको भी। और जिसने भी लम्हों की शबनम खोली है उसने सबसे पहले ये कहा है कि बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क, लेआउट, डिज़ाइनिंग है। तो मेरा विशेष शुक्रिया पब्लिशर श्री एसवी, डायरेक्टर रिवर्स प्रेस का भी, जिन्होंने मेरी नज़मों को एक बड़ा कलात्मक रूप से पेश किया है। थैंक यू ऑल्सो टू अमित एंड हिज टीम, माय ओन टीम, सारे जो मीडिया के बंधु यहाँ हैं। और अंत में मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो अदब और साहित्य के दिग्गज आज यहाँ हमारे बीच में विराजमान हैं, श्री त्रिखा जी, श्री माधव कौशिक जी। मैं बेताबी से इंतज़ार कर रही हूँ उनको सुनने के लिए, और मुझे विश्वास है कि मुझ जैसे नौसिखिए को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। बस मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना करें पब्लिक फंड मंच पे, बट पर जो भी कहेंगे वो हमारे लिए एक सीख ही होगा। और मैं तहे दिल से, मैं दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और मैं मानती हूँ कि ये उनके स्नेह आशीष का परिचायक है जो मुझे प्राप्त है कि उनके हाथों से आज मेरी किताब का विमोचन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबका धन्यवाद और आभार। थैंक यू। मुबारकबाद देना चाहूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक पंक्ति में आपके लिए कि जो लोग बांटना जानते हैं उन्हीं के पास कुछ इकट्ठा होता है, फिर चाहे वो दुआ हो, प्रेम हो या सम्मान हो। और आज इतने लोग आपके निमंत्रण पे यहाँ हाजिर हैं, इसी बात को चरितार्थ करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः आपको। इस जोन में साहित्य जगत के दो मजबूत आधार स्तंभ, साहित्य सृजन में डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी के प्रयासों के साक्षी रहे दो दिग्गज, जैसा कि मैम ने भी कहा, शब्दों के जादूगर, ज्ञान के भंडार, विनम्र सम्माननीय गुरुजन यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। आपके विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीप दिखाने जैसा है। आपका नाम ही आपका परिचय है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए आग्रह आदरणीय श्री माधव कौशिक जी से, अध्यक्ष चंडीगढ़ साहित्य अकादमी, कि वे सुमिता जी के लेखन पर अपने विचार रखें एवं अपनी शुभकामनाएं दें। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, मैडम सुमिता मिश्रा जी, श्रद्धेय डॉक्टर चंद्ररेखा जी, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के बड़े रचनाकार मित्रों, अधिकारी मित्रों, मैं पिछले 5 वर्ष राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे देश की 24 भाषाओं में जो कुछ लिखा जा रहा है उसका साक्षी रहा हूँ। महिला रचनाकारों के अलग से सम्मेलन होते हैं, तो जब ये किताब मेरे सामने आई, मैंने किताब पढ़ी तो थोड़ा सा मैं विचलित भी हुआ। विचलित होने की वजह ये थी कि इस समय पूरे देश की जो महिलाएं लिख रही हैं उनकी कविताओं का स्वर बड़ा आक्रोश भरा है। वो इतनी गुस्से में है और कई बार तो लगता है जैसे वो पूरे समाज को आरोपित कर रहे हैं, आरोप पत्र समझा रही हैं। तो मुझे वही आदत पड़ी हुई थी, भाई ये किताब भी वैसी ही होगी, इतनी बड़ी अधिकारी ने लिखी है, उसका आक्रोश तो और भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जब किताब मेरे हाथ में आई, मैंने पढ़ी, तो सच में लगा शबनम जितनी ठंडी होती है, सुंदर होती है,
पारदर्शी होती है और मन को सुकून देती है, ये सारी कविताएं वैसी की वैसी। एक समकालीन मुहावरा, वो जो कंटेम्परेरी इडियम ऑफ पोइट्री है, ये उससे बिल्कुल अलग तरह की कविताएं हैं। फिर मैंने दो चार चीजें और इसमें जानने की कोशिश की, तो सबसे बड़ी बात जो इस पुस्तक में नजर आई वो ये कि जो रचनाकार है वो रचनाकार अपने मन से इतनी आत्मीय है कि वो जब समाज की विसंगतियों की भी बात करती है तो उसका स्वर तेज नहीं होता, बड़े धीमे से समझाती है कि हमारी ये गलती रही है। भौतिकवाद ने हमारे रिश्ते नातों को भी तोड़ दिया। इस अंधी दौड़ में शामिल होकर हम अपना बहुत सारा जो विरासत में बढ़िया मिला था उसको भूलते जा रहे हैं। इनका स्वर इतना शांत संयमित मिला है जो आज के युग में मिलना बड़ा मुश्किल है। जो लोग खास तौर पे जिनकी संस्कृति लखनऊ से जुड़ी हुई है, उनको भगवान ने एक नई चीज और एक अजीब चीज दी है कि उनकी जबान में बहुत मिठास है। वो अपनी बात को जिस अंदाज से रखते हैं, जिसको हम असली गंगा जमनी संस्कृति की तहजीब कहते हैं, इस किताब में वो भाषा का स्तर यूं का यूं है। इनको पढ़ते हुए आपको लगेगा जैसे कि जहन से नहीं दिल से लिखी हुई रचनाएं हैं। दूसरी, आजकल की जो कविताएं हैं उनको में एक और अजीब बात, आप सब पढ़े लिखे हैं, रोज देखते हैं, कई बार आपको लगता होगा कि ये कविता और अखबार की घटना में कोई अंतर नहीं है। उसने अखबार की घटना रचनाकार ने देखी, उसका यूं का यूं वर्णन कर दिया। ये कविताएं उस तरह की कविता नहीं है जिसमें जीवन की स्थूलता हो, जिसमें जीवन का यथार्थ इतने कड़वे तरीके से आए कि वो हमें एक तरह से चुभने लगे। रिश्ते नातों में इसकी एक और अच्छी बात मुझे जो लगी, हम जो लोग क्रिटिसिज्म से जुड़े हुए हैं साहित्यकार, हमारे यहाँ दो टर्म और हैं। एक टर्म हम कहते हैं कि रचनाकार में इतिहास बोध है या नहीं, वो अपनी विरासत को अपने संस्कार और अपने आज के समाज के साथ जोड़ सकता है या नहीं। अगर किसी रचनाकार में इतिहास बोध नहीं है तो उसकी कविता 10 कदम जाने के बाद समाप्त हो जाती है। इस किताब की पहली कविता आप पढ़ेंगे, वो नारी विमर्श की कविता है। मीरा को ये हुआ, मीरा को ये मिला, द्रौपदी को ये मिला, सावित्री को ये मिला, अहिल्या को मिला, और जगत जननी जो है उसको क्या मिला, ये प्रश्न वो छोड़ देती है। बड़ा रचनाकार कभी आपको उत्तर नहीं देता, कभी आपकी समस्याओं को सुलझाने के सीधे सीधे समाधान नहीं देता, वो आपको सोचने पे विवश करता है। तो इन कविताओं की जो प्रश्नाकुलता है वो आपको ये बार बार ये याद दिलाती रहेगी। इस किताब की एक और खास बात जो मुझे लगी, जैसे इन्होंने अपनी माँ को याद किया, इस किताब की बहुत सारी कविताएं उन रिश्ते नातों पे हैं जो माँ को तो ये याद करते हैं, अपने शहर की भी ये कल्पना उसी अंदाज से करती हैं कि ये जो मेरा शहर है ये माँ की तरह चलता है, जहाँ हम बड़े हुए वो माँ की तरह साथ चलता है, उसकी याद का परिंदा आसपास ही उड़ता है। जब आदमी अपने शहर को अपनी आत्मीयता के साथ इतना जोड़ ले, ये एक तरह से आत्मविस्तार है आपका, एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ। जहां एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ होता है वो कविता सामान्य कविता से ऊपर हो जाती है। इसमें एक दो पंक्तियों की एक और कविता है, मैं माँ हूं, मेरे में मोह और ममता है, तुम समय हो और तुम्हारे पास इन दोनों का अभाव है। दो पंक्तियों में उसने पूरे समय के चरित्र को, पूरे समय की एक तरह की निरंकुशता को उसने ललकारा और एक को समअप कर दिया। कुछ दिन पहले मैं चेन्नई में एक साहित्यिक सम्मेलन में लंबा चौड़ा भाषण दे के उतरा नीचे कि कविता क्या होती है, कविता बढ़िया क्या होती है। चेन्नई के एक बुजुर्ग लेखक
शिल्पी बाल सुब्रमण्यम नाम है उनका, मेरे पास आए, मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, जेंटलमैन आपने इतना लंबा भाषण क्यों दिया? कविता की 3 पहचान होती हैं। अच्छी कविता क्या होती है? आई वॉन्ट टू टेल यू, बेस्ट पोइट्री इज सिंपल, सेंसुअस एंड प्लेजर गिविंग। उसने 3 पैरामीटर बताए और चला गया। मुझे लगता है कि वो सिंपल, सेंसुअस और प्लेजर गिविंग, इस पैरामीटर के हिसाब से ये कविताएं सबसे शानदार हैं। उनकी ये बात सुनने के बाद मुझे एक किताब मिली थी, तब मुझे शिल्पी याद आए। दूसरी एक बात और जो विशेष तौर पे मुझे जो पसंद आई है, इस किताब का जो टाइटल है लम्हों की शबनम। आपने लम्हों का दरिया बहुत देखा होगा। हमारे शायर कहते हैं कि जो समय है ये एक दरिया की तरह बहता है। पहली बार किसी कवित्री ने लम्हों को शबनम के रूप में इस्तेमाल किया है। और शबनम जब गिरती है बहुत नाजुक होती है। और एक खास बात और होती है शबनम में, जब शबनम के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो इंद्रधनुष के रंगों को रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो इन कविताओं में आपको जीवन के तमाम रंग मिलेंगे, वो रंग जो घर परिवार से चले हैं, समाज तक आए हैं और समाज से हमारी आत्मा में पहुँचे हैं। इन कविताओं में सच में भारतीय समाज का जो आत्मीय स्वरूप है, जो हृदयग्राही है। एक इसमें अंतिम बात कह के मैं स्थान लेता हूँ। मुझे लगता है समय हमें ज़्यादा बोलने की भी आदत होती है। एक अंतिम बात जरूर मैं कहूँगा, इनकी कुछ कविताओं में बिंब धर्मिता इतनी ज़्यादा, इमेजरी इतनी ज़्यादा है, आपको लगेगा कि एक सीरीज आप कविता पढ़ते हुए कविता देख रहे हैं। अगर कविता में पिक्टोरियल क्वालिटी है तो कविता को बड़ा बनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुमिता जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, परम जी को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। मुझे मजाक में कहते तूने कविता ध्यान से नहीं पढ़ी, इसमें बहुत सारी कविताएं मेरे पे लिखी हुई है और मुझे डांटते हुए लिखी हुई है। इतना आत्मीय परिवार जहाँ होता है वहाँ रचनात्मकता बहुत अच्छी होती है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय इसलिए संबोधन कर रहा हूं उनको क्योंकि मेरी अकादमी के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री पद तो आप सब लोगों के लिए है, मेरे लिए वो अध्यक्ष हैं। और बहुत सारे प्रिय मित्रजन यहाँ बैठे हैं, मौजूद हैं, सबका अभिनंदन। मैं कोशिश करूँगा कि माधव जी ने मेरा जो समय लिया है मैं उस पर थोड़ी सी कटौती कर लूँ, ताकि मुख्यमंत्री महोदय, मैं अब मुख्यमंत्री महोदय कह रहा हूँ, ताकि मेरे अध्यक्ष महोदय जो हैं वो अपनी बात कह सकें, अपना संदेश दे सकें। बहरहाल मुझे कुछ एक बातें ज़रूर कहनी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ज़माना एलन मस्क का है, जुकरबर्ग का है और उनके नए नए सरोकारों वाले जो प्रयोग हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उन प्रयोगों के बावजूद कहीं भी संवेदनशीलता पर कोई खरोंच नहीं आ पाई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अब भी कविता की बात हो रही है और इस बातचीत में जो शिरकत है उसमें शेखर के राजनीतिज्ञ भी हैं, प्रशासनिक सेवाओं के प्रमुख हस्ताक्षर भी हैं और कलम और कंप्यूटर की दुनिया के दिग्गज भी यहाँ मौजूद हैं, प्रबुद्ध चिंतक भी यहाँ बहुत सारे हैं। और हम जिस विरोधाभासों और विसंगतियों के माहौल में जी रहे हैं उसमें स्थिति ये आ गई है कि हम जो बोलते हैं वह लिखते नहीं और जो लिखते हैं या सोचते हैं वह बोल नहीं पाते। तो ये जो विसंगतियां हैं, ये विरोधाभास हैं, इन्होंने हमारी जिंदगी को जहाँ एक और कभी कभी हताश होने पे भी विवश किया है, वहाँ दूसरी ओर ऊर्जा भी दी है, एनर्जी भी दी है। हमें लगा है कि हमें और ज़्यादा जूझने की कुव्वत, उसकी सख्त ज़रूरत है और हम लोग जूझेंगे, सब मिलकर जूझेंगे। और इस पुस्तक के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि माधव भाई के बाद कुछ बोलना मुश्किल हो जाता है,
वो सब कुछ समेट लेते हैं बड़ी कुशलता से, शब्दों के बहुत बड़े कारीगर हैं, और उसके बाद कुछ संभावनाएं रह नहीं जाती। लेकिन बहरहाल इस संकलन की बहुत सारी कविताओं ने मुझ पर भी गहरा असर डाला है, और मैं महसूस करता हूँ कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कवयित्री के लिए या किसी भी क्रिएटर के लिए कि वहाँ ना शब्दों की कोई सीमा रहती है, ना बंधन रहता है, ना भाषा का। तो ये भाषा और शब्दों का, दोनों का बंधन ये पार कर चुकी हैं, ये इस बात की बड़ी तस्कीन होती है, बड़ी खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनकी कुछ एक कविताएं ऐसी हैं जिनको बहुत खूबसूरती से कोट किया जाता है, लेकिन इन्होंने भी कंजूसी की और माधव भाई ने भी कोट करने में कंजूसी की, और मैं भी चाहूँगा कि वो कंजूसी की परंपरा वो चलती रहे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारे नोट्स ले लिए हैं कविताओं में से, और आज हम उन्हीं के माध्यम से कुछ कविताएं भी सुनेंगे। फिर भी मैं एक आध कविता का पाठ करना अपना धर्म समझता हूँ। मेरे लिए ये आवश्यक भी है। किसी तय तारीख पर तुम पर प्यार आए, ये हमसे ना हो पाएगा। ये एक तेवर है, बात को कहने का एक अंदाज है, और कितना खूबसूरत अंदाज, आप इसका अनुमान लगाइए। मैं इसका अर्थ नहीं बताऊंगा, ना जरूरत है। किसी तय तारीख पर तुम पर प्यार हुआ है, हमसे ये ना हो पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कैलेंडर में तिथि कोई भी, बारिश का, प्यार का झोंका सावन तक रुक ना पाएगा। तारीखों के माया जाल में या शब्द जाल में कोई भी संवेदनाएं जो हैं वो अनाभिव्यक्त नहीं रह जाती, वो अभिव्यक्त सहज रूप में हो जाती हैं। फिर उनका तो काव्य जो संरचना का जो एक रूप है, वो भी एक ऐसा है कि वो अपने आप में सब कुछ सहज भाव से कहने में समर्थ है। वो कहीं भी किसी भी पृष्ठ पर किसी कविता में कभी शब्दों की मोहताज नजर नहीं आई। और यह सबसे बड़ी बात होती है कि आदमी को अपनी बात कहने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए स्वयं से संवाद करना काफी लगे। और स्वयं से संवाद का सिलसिला मैं एक छोटी सी नज्म के माध्यम से मैं याद कराना चाहूँगा कि है शिकायत ये मुझे अरबाब टेलीफोन से। अब तो वो ज़माना गया, पहले टेलीफोन की शिकायतें भी अलग ढंग से होती थी। कि है शिकायत ये मुझे अरबाब टेलीफोन से, क्यों फलां नंबर मुझे मिलता नहीं, क्यों कोई पत्ता उधर हिलता नहीं, क्यों मेरे दिल का कमल खिलता नहीं। और उस तरफ से फिर ये आता है जवाब कि ये तो नंबर आप ही का है जनाब, ये तो नंबर आप ही का है जनाब। दूसरों से बात बेशक कीजिए, खुद से मिलने की ना कोशिश कीजिए। आज की मसरूफ दुनिया में कहाँ मुमकिन है ये कि आदमी खुद से मुखातिब हो सके। लेकिन आपने सुमिता जी खुद से भी आप इन कविताओं के माध्यम से मुखातिब हुई हैं, और ये एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है जिसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। काव्य संग्रह की कवित्री और विरोधाभासी बातें लगती हैं। कृषि विभाग की हमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, और इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं हमारे हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक श्री चंद्र प्रकाश त्रिखा जी, और चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, काव्य संग्रह के प्रकाशक रिसर्व प्रेस के निदेशक श्री अफान यशवी जी, सभा में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में आने से पहले मुझे ये पुस्तक दिखाने के लिए दी गई थी हमारी मिश्रा जी, मैडम मिश्रा जी, तो उसको मैंने थोड़ा देखा, क्योंकि मैंने कहा कि जिसका विमोचन करना मुझे पहले थोड़ा सा देख लेने दो।
हालांकि विमोचन से पहले दिखाना तो चाहिए ही होता है जिसने विमोचन करना है, मालूम नहीं क्या है उसमें। जब उसको मैंने पन्ने पलटे देखा, जैसे त्रिखा जी बता रहे हैं कि मैंने उसमें से कुछ कविताएं पढ़ी हैं, पढ़ते पढ़ते एक विचार मन में आया कि इनको इतना लिखने का समय कैसे मिल जाता है। और फिर ये एक ही संग्रह नहीं है, उससे पहले भी जो जानकारी मिली कि ये इससे पहले 4 और कविता संग्रह इनके छप चुके हैं। 2 इंग्लिश में है, 2 हिंदी में है, और ये 5वां हिंदी में है, तो क्रम से शायद 6ठा फिर इंग्लिश में आएगा। तो जब ये प्रश्न हुआ कि समय कैसे मिलता है, तो फिर मुझे लगता है कि या तो जितना हम काम देते हैं वो बहुत कम है, नहीं मुझे तो स्कोप मिल गया और या फिर इनकी योग्यता, काबिलियत इतनी अधिक है कि जितना भी काम दे लो उसमें से भी समय निकाल करके कविताएं लिख लेती। तो ये एक दुर्लभ गुण है इनमें, जो इनकी पहले अंग्रेजी की कविता छपी है, अ लाइफ ऑफ द लाइट, फिर हिंदी की है जरा सी धूप, फिर वक्त के उजाले में, और चौथी फिर अंग्रेजी में है पैट्रियोकर ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो ऐसी ये 4 कविताएं लिखी गई हैं। और इसमें जो याद कराने की बात है वो हो सकता है आपको सब पता हो। जब ये पहले इन्होंने ए लाइफ ऑफ लाइट जब कविता संग्रह ये हुआ, तो स्वर्गीय खुशवंत सिंह जी ने उस समय जो पंक्तियां कही थी वो पढ़ने लायक हैं। अंग्रेजी में ही कहा उन्होंने, Her writing displays a powerful yet enduring mixture of simplicity and depth, whether it is a bitter-sweet after loss of remembered love or the existential questions. I have little doubt with the publication of this collection, we will see the emergence of a new star in the galaxy of Indian poets. तो बहुत अच्छा एक इनके बारे में वर्णन किया गया। वही अब सब हम समझते हैं, जानते हैं कि ये काम अपने आप में आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। और जब कठिन काम होता है तो उस भावना को उजागर करने के लिए वास्तव में जो कृति होती है उसी में से चीजें निकलती हैं। कोई भी जो इस प्रकार के उद्गार प्रकट करता है, चाहे वो पद्य में, चाहे छंद में, कविता में अथवा अन्य प्रकार से, तो अपने मन के विचार तो आते ही हैं। तो उस प्रकार के विचारों का वर्णन हमारे कौशिक जी ने भी किया है, हमारे त्रिखा जी ने भी किया है। इनकी कविताओं में से एक कविता जो अच्छी लगी मुझे, तुम इस पल को तराशते रहो, तुम इस पल को तराशते रहो, वो चट्टान लगे तो क्या, तुम्हारा नया बुद्ध उसी में नेहा है। तो आशा भरी एक बात कि आशा में बहुत कुछ है। मुश्किलों का अंदाजा चेहरे से मत लगाना, मुश्किलों का अंदाजा चेहरे से मत लगाना, क्योंकि कोविड के दिनों में सबके चेहरे ढक गए थे जब मास्क पहना था। तो इस कविता का शीर्षक भी मास्क है। मुश्किलों का अंदाजा चेहरे से मत लगाना, तुमने अब पहना है, हम तो बरसों से मुखौटों के माहिर हैं। तो इसलिए एक और जो आम लोगों की आदत बन गई है, उस आदत के बारे में लिखा है कि आसान की आदत बड़ी जालिम है, आसान की आदत बड़ी जालिम है, किसी को मुश्किल का शौक ही नहीं रहा। अगली कविता, हर एक ख्वाब की मियाद। वो कहते हैं ख्वाब आते हैं, सबको आते हैं, लेकिन हर एक ख्वाब की मियाद ये तय होनी चाहिए। हर एक ख्वाब की मियाद तय होनी चाहिए, चाहे पूरा हो या अधूरा हो, बेमियाद नहीं चलना चाहिए। ख्वाब है, कभी तो उसको या तो पूरा हो, नहीं तो छूट जाए। आगे, एक
एक जुनून की एक उम्र होनी चाहिए, उसकी फिराक में या पाने में, वो भी उम्र तय होनी चाहिए। उसकी फिराक में या पाने में, जीने में या गंवाने में सब्र और कोशिश की एक हद तय होनी चाहिए। सब्र की और कोशिश की एक हद तय होनी चाहिए। मित्रों, कविताओं का संग्रह अपने आप में बहुत कुछ बोल जाता है। व्यक्ति का जो हौसला है उसके बारे में भी बहुत सी कविताएं ऐसे लिखी गई हैं कि कितना हौसला उसमें हो सकता है, कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। एक कवि ने लिखा, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। ये मनुष्य की महानता के बारे में कहा गया कि मनुष्य अपनी ताकत इसको पहचाने। जैसा कहते हैं कि भगवान राम जब श्रीलंका जा रहे थे सीता माता की खोज में, तो बीच में समुद्र आ गया। और समुद्र नहीं, उससे पहले की घटना है जब हनुमान जी को कहा गया कि पताक लगा के आओ सीता माता का। तो वो जब जा रहे थे, समुद्र आया, लंका जाना था, श्रीलंका जाने के लिए समुद्र को पार करना था। वो थोड़ा घबरा गए, इतना बड़ा समुद्र। तो कहते हैं उस समय उसकी घबराहट को देख करके ऋषि जामवंत आए, और ऋषि जामवंत ने उनको याद कराया तुम कितने महान हो। उस मानता के आधार के ऊपर जिन्होंने याद आया तो एक छलांग में वो समुद्र को पार करके श्रीलंका पहुंच गए। तो मनुष्य की महानता के बारे में यह कविता लिखी। उसी में बैठे बैठे कुछ लफ्ज ध्यान में आए कि शब्दों में यदि जान हो, कविता के शब्दों में यदि जान हो तो सोए को जगा दे, जगे को बैठा दे, बैठे को उठा दे, उठे को चला दे, चलते को दौड़ा दे और दौड़ते को उड़ा दे। तो कवि जो है कई प्रकार के हौसले, कई प्रकार की निराशा में से आशा, कई प्रकार के इम्तिहानों के समय हौसला बुलंदी, ये भी एक कविता जब मैंने पढ़ी तो उन्होंने कहा कि लो और इम्तिहान लो। इम्तिहान कैसे होता? लो और इम्तिहान लो। जिंदगी तुम्हें अपने सबक पर गरूर है, जिंदगी तुम्हें अब अपने सबक पर गरूर, हमें अपने हौसलों पर। तो इस प्रकार से एक आशा, और वो भी हिसाब में, हिसाब का पेपर जब देने के लिए इन्होंने कविता लिखी कि उस हिसाब का पेपर कैसे दिया जाए। सफर का हिसाब करें तो बही खाते कैसे भरें, सफर का हिसाब करें तो बही खाते कैसे भरें। फायदे नुकसान का अजब जोड़ है, फायदे नुकसान का अजब जोड़ है, उस सब का इतना सा निचोड़ है। खुद के लिए जो भी सोचा, खुद के लिए जो भी सोचा उसमें घाटा रहा, दूसरे के लिए जो भी किया उसमें नफा रहा। इसलिए ये भी एक दिशा देने का एक प्रसंग होते हैं ये सारे, चाहे कविताएं हैं, चाहे वो पहेलियां हैं, चाहे वो श्लोक हैं, चाहे शेर व शायरी है। जीवन में बहुत बड़ा उपयोग होता है, बहुत अधिक नहीं, हर किसी को अपने एक 10-20 ऐसे काव्य, एक श्लोक, ऐसे शेर व शायरी में शेर, कुछ उक्तियां, लोकोक्तियां, ये जरूर याद करनी चाहिए। मौके के ऊपर याद करके उसको बोल देना चाहिए। आपने 10 भी याद कर ली और उनको जीवन भर जहां फिट होती है बोलते रहे तो सामने वाला समझेगा बड़ा विद्वान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसकी गहरी सोच और कला व हर विधा के साथ भारतीय संस्कृति के प्रति आपका ज्ञान और निष्ठा प्रत्यक्ष दिखाई देती है। आपका आना सदैव ही आयोजन के लिए मंगलकारी सिद्ध होता है। आज भी आपका शुभाशीष सुमिता जी के साथ साथ हम सभी को प्रेरित करता है। उन्हें आपका आभार मानने
कवि कहता है कुछ मन की, कवि कहता है कुछ मन की, कुछ वो जो नहीं कहता कोई भी, लेकिन कहना चाहता है। कवि की कलम शब्द ढूंढ लाती है, कवि की जुबां जज्बा दिखाती है, और फिर कवि के मन की सबके मन की हो जाती है। उसकी कही सबकी अनकही को एक शक्ल दे जाती है, और तब कवि की कविता प्राण पाती है, मुस्कुराती है, खिलखिलाती है और गुनगुनाती है। लम्हों की शबनम की ठंडक और खुशबू आपके मन को भी महकाए, हम यही उम्मीद करते हैं। पुस्तक का सुंदर स्वरूप और चुनिंदा चित्रों को बखूबी कविताओं के साथ संजोने और सजाने वाले श्री यशवी, डायरेक्टर रिवर्स प्रेस, मैं उनसे गुजारिश करती हूं कि वे मंच पर आएं और मुख्य अतिथि एवं पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद करें। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, मंच पे बैठे हुए अदब और साहित्य के सितारे डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, श्री माधव कौशिक जी, बेस्ट सेलिंग ऑथर मैडम डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी, बाकी दीगर हाजरीन, आप सबका खैर मकदम। बहुत दिलकश और खूबसूरत किताब लम्हों की शबनम में एक महकता हुआ और रोशन एहसास है, जिसे आप सबका बहुत प्यार मिला, शुक्रिया। और ख़ास शुक्रिया मैडम मिश्रा के सोशल मीडिया फैंस, फॉलोअर्स और दोस्तों का, जिन्होंने इस बेहतरीन शायरी की किताब को अमेज़ॉन के टॉप 5 बेस्ट सेलर्स तक पहुंचाया। आपको जानकर खुशी होगी कि बहुत सारे रीडर्स की फरमाइश पे हम लम्हों के शबनम का ट्रांसलेशन उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी में बहुत जल्द करेंगे। इस किताब की इंस्पिरेशनल पोइट्री को रीडर्स ने बहुत पसंद किया। लम्हों की शबनम हमारे काउंटर्स पर अवेलेबल है और आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी कॉपी ज़रूर लें। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मे वी ऑल एंजॉय ईच लम्हा।